हेलो दोस्तों, आज हम लोग अब शुरू करेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 2। तो आइए अब शुरू करते हैं। जहां तक पार्ट 1 से छूटा था, तो पार्ट 2 में भाज्य संख्याएं पढ़ाना है और इसमें अभाज्य संख्याएं पढ़ाना है, परिमेय संख्या पढ़ाना है, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसमें बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। यानी भाज्य संख्या वे संख्या जिसके कम से कम 3 अपवर्तक हो, यानी 2 से अधिक अपवर्तक हो, वे भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे 4 है, 2 भाज्य संख्या नहीं होती है। बच्चों को ये डाउट रहता है कि 2 भाज्य संख्या है, लेकिन 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 के केवल 2 अपवर्तक है, एक 1 है और एक 2 है, यानी इसके कुल अपवर्तक कितने हो गए? तो 2 हो गया इसका। लेकिन भाज्य संख्या में कुल अपवर्तक 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है, तो 4 का अपवर्तक देखें तो 4 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ये 3 अपवर्तक हो गए, यानी 2 से अधिक अपवर्तक होने चाहिए, तो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक। अब ये 2 क्या है, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब आगे पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हाँ, इसमें देख लीजिए, भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या ये कहां से चालू हो रहा है? शुरू कहां से हो रहा है? 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे बड़ा जिसको पता नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें स्वयं को और एक को छोड़कर किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए। जैसे देख लीजिए, अब यहां पर आएगा जैसे जैसे हो गया 2, अभी 2 की बात हो रहा था तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये केवल एक और स्वयं से कटेगी, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। एक यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्या में कि अभाज्य संख्या में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे संख्या बताइए जो सबसे छोटी सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए या सम अभाज्य संख्या बताइए। यह पूछा जाता है परीक्षा में कि सम अभाज्य संख्या बताइए। तो केवल एक ही है जो अभाज्य संख्या में आता है, वो है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या भी है वो है 2। तो ये हो गया 2। और 2, 3, 4, 5, 7, 11 ये क्या है? कहां तक जाएंगी? गिनते रहेंगे इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भी कट जाए, यानी उसके अपवर्तक 2 से अधिक हो सकते हैं। अभाज्य संख्या में उसका अपवर्तक 2 से अधिक नहीं हो सकता। उसमें एक या स्वयं जो संख्या है वही अभाज्य संख्या में रहती है। बाकी अगर एक भी संख्या अपवर्तक में बढ़ा तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब पढ़ते हैं इसमें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है? इसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या, इसके बाद आएगा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और इसके बाद आज कुछ संख्या पद्धति का सवाल भी देख लेंगे, जैसे इकाई अंक बताना, शून्यों की संख्या बताना। इस प्रकार के सवाल है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब यहां पर लिखेंगे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां Q does not equal to 0। इसका मतलब क्या है? Q does not equal to 0 मतलब यह है कि P/Q ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है,
नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। और Q को लिखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 0 नहीं होना चाहिए। किसको, Q को। तो Q मतलब हर, यानी कि भिन्न संख्या में हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटे 0 नहीं लिख सकते, कभी भी परिमेय संख्या में अंश बटे 0 नहीं लिख सकते, इसलिए ये लिखा जाता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जैसे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्या में आ जाएंगी। अब यहां पर देखते हैं 0 भी परिमेय संख्या है। 1/2, 3/5, 7/9, ये जितनी आ रही हैं ये सभी परिमेय संख्या होगा। रूट में 25 और रूट में 625, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब डाउट ये होगा कि 0 कैसे परिमेय संख्या हो गया। देखिए बता रहे हैं 0 परिमेय संख्या है, 0 और बटे में 1, ये हो गया P/Q के रूप में। शर्त परिभाषा में यह है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो सकता है, तो P 0 हो गया। हर कहाँ 0 है, 1 है, तो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 है, 3/5 है, 7/9 है, ये तो P/Q के रूप में है। अब यहां पर आ जाता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में हो गया। 625, 25 का वर्गमूल होता है, इसके नीचे 1 लिख देंगे, ये भी हो गया P/Q के रूप में। तो जितनी भी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। अब इनमें जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो शामिल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 आ गया, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। 6 हो गया, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये हो गया। यानी जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्या होगी, सभी परिमेय है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। प्रायः मुख्यतः ये संख्याएं रूट में आती हैं, मुख्यतः ये संख्याएं रूट में आती हैं। जैसे रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, रूट में 5, रूट में 7, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं होगा इनका, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसमें और अपरिमेय संख्या कौन होगा, तो 1.2,
3, 4, 5, 7, 8 ऐसे चलता रहे तो ये अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से परिमेय संख्या में देख लीजिए कि अगर कोई अंक रिपीट कर रहा है एक निश्चित फिक्स अंक के बाद तो परिमेय संख्या होगा। जैसे यहां पर देख लीजिए 1.737373 ये रिपीट कर रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा। 7-3 के बाद रिपीट कर रहा है 7-3-7-3-7-3 अब ऐसे रिपीट करेगा तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आने वाली कक्षाओं में इसको सिद्ध करेंगे, इस प्रकार की सवालों को सिद्ध करेंगे, लगाएंगे। और ये क्या हो गया जिसमें रिपीटेशन नहीं है, जो रिपीट नहीं कर रही है ना, वो अपरिमेय संख्या होगी, फिक्स नहीं है। ये अगर यहां पर रुक भी जाए 1.7352 रुक गया, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें रुकेगा भी नहीं और नहीं कोई फिक्स अंक रिपीट करेगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी। इतना हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आते हैं इसमें वास्तविक और अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। एक बात यहां पर नोट कर लीजिए कि एक डाउट रहता है कि पाई क्या है। पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। तो पाई क्या है? 22/7 ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब पाई क्या है? तो पाई देखिए एक संकेत होता है और कोई संकेत को हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते, कोई संकेत को हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये पाई हो गया अपरिमेय, ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो पाई अपरिमेय है। आइए अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या लिखते हैं यहां पर, वास्तविक संख्याएं। अब इनके बारे में जानते हैं कि किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल जो आता है वो वर्गफल धनात्मक हो। या एक तरह से इसको और भी बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। इसका मतलब यह है कि वास्तविक संख्या के दो बेटे हो गए, एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्या। इसमें दोनों आ जाएंगे। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं,
जैसे -5 का वर्ग करें तो कितना आएगा, तो 25 आएगा, प्लस में आ गया। तो ये हो गया वास्तविक संख्या। जिससे -2 का स्क्वायर करें तो वर्गफल इसका कितना आ जाएगा, तो 2 दूना के 4, 2 का स्क्वायर हो गया +4। इसी तरह से और कोई अंक ले ले तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49, +49 हो गया। इस तरह से। और यहां पर देखें तो इसमें परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय भी संख्या भी आएगी। परिमेय संख्या जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या जो रूट वाली संख्या है, जो रूट वाली संख्या है वो आ जाएगा, इसमें पाई भी आ जाता है अपरिमेय में। अब यहां पर बात करते हैं और तो इसमें जो आएगा रूट में 5 आ जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा। ये हो गया सब वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या जिनका वर्ग करने पर वर्गफल जो आता है धनात्मक आता है। और एक तरह से इसका परिभाषा और दे सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अब परिमेय संख्या हो गया 1/2 जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके। तो इस प्रकार का ये हो गया। और जिनका वर्ग करने पर प्लस वर्गफल जो है धनात्मक आए तो ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं काल्पनिक संख्या। एक होता है, इसमें संख्या पद्धति में बताए थे कि 12 तरह के संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उन 12 प्रकारों में ये 10वां है। एक और बचा है काल्पनिक और एक है सअभाज्य संख्या। तो 12 प्रकार के ये प्रकार में ये हम पहुंच गए हैं 10वां पर। 11, 12, 2 और पढ़ना है। तो आ जाते हैं 11 नंबर पर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक मतलब क्या होता है? जिसका केवल कल्पना किया जा सकते। अभी काल्पनिक संख्याएं यहां पर लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल जो होता है, वर्गफल ऋणात्मक होता है। यानी कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल क्या हो, ऋणात्मक हो। यहां पर हो लिखना, वर्गफल ऋणात्मक हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे रूट में -5, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग करके देखते हैं कितना आता है। -5 रूट में वर्ग करेंगे कितना आएगा, -5। क्या आ गया, वर्गफल कितना आ गया, ऋणात्मक में आया कि नहीं? ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। अब रूट में -3, रूट में -7, इन सभी का वर्ग करेंगे तो जो वर्गफल आएगा ना ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसका एग्जांपल ले लें तो इसमें एग्जांपल आएगा, -11 हो गया,
इस प्रकार की संख्याएं आएंगी जिनका वर्ग करने पर वर्गफल जो है वो ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, उसे कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहेंगे, या इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। एक नाम इसका और है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। अब इसमें एक और बचा है, उसको देख लेते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बने रहिए। अब इसमें संख्या पद्धति में जितने भी सवाल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बनवाया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना जो प्यार दुलार दिखा रहे हैं उतना ही बनाइए रखिएगा, और हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और प्रत्येक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो YouTube पर उपलब्ध होगा। आते हैं अब सअभाज्य संख्या। एक लास्ट है ये सअभाज्य संख्याएं। अब सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसमें देखेंगे कि वे दो संख्याएं जिनका मासा एक हो। वे दो प्राकृतिक संख्या या वे दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं, यहां पर लिखिए वे दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, ये दो संख्या है 3, 5। इसका मासा निकालेंगे कितना होगा, 1 होगा। इसका मासा कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं वो आपस में कटनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, मासा तभी निकलेगा जब वे दोनों संख्याएं आपस में न कटे, आपस में नहीं कटना चाहिए। अब देख लीजिए 3 और 5 नहीं कटेगा। अब यहां पर 4 और 7 ले लेते हैं, ये भी आपस में नहीं कटेगा, इसका मासा भी 1 होगा। इसी तरह से अब ले लेंगे 3, 7। इस प्रकार के जितना संख्याएं लेना चाहें ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जिनका मासा 1 हो, यानी आपस में वे संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। अब उस हिसाब से एग्जाम्पल बना सकते हैं। 11, 13, 17, 11, 18, 17, ये सभी क्या हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। यानी वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वे क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो इसी के साथ अब प्राकृतिक यानी संख्या पद्धति में जो 12 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक एक करके उनका परिभाषा देख लिए और समझ लिए। अब इसमें कुछ संख्या पद्धति का पूरा परिभाषा जो 12 प्रकार की संख्याएं होती हैं वो हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित सवाल लेकर आएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ, और हमारा चैनल जो शशि सर है उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।